अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वीज़ा इन्फो चैनल बाय प्रॉस्पेरिटी ग्रुप। हमारी आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज़ इस वीडियो में आज हम बहुत इंपॉर्टेंट 4 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें नंबर 1 इस वक्त कैनेडियन वीज़ा बैकलॉग की क्या अपडेट्स हैं। नंबर 2 इस वक्त प्रायोरिटी एप्लीकेशंस कौन सी हैं कैनेडियन हाई ऑफिशियल्स के लिए। नंबर 3 कि इस वक्त वीज़ा रेशो क्या जा रही है। एंड नंबर 4 कि इस वक्त जो सिचुएशन है उसके मुताबिक क्या करना चाहिए। सो लेट्स टॉक अबाउट द टॉपिक नंबर 1, कैनेडियन वीज़ा बैकलॉग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वक्त तक जो कैनेडियन वीज़ा बैकलॉग है, जिसमें परमानेंट रेजिडेंसी की एप्लीकेशन, टेम्परेरी रेजिडेंसी की एप्लीकेशंस, जिसे हम विजिटर वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ाज़ भी कहते हैं, उनकी जो तादाद है वो स्टिल इट्स अबव 2 मिलियन। जी, स्टिल 2 मिलियन से अबव इसकी जो पेंडिंग एप्लीकेशंस हैं वो IRCC के पास पड़ी हुई हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज से 2 माह पहले एक ऑफिशियल न्यूज़ आई थी फ्रॉम द इमिग्रेशन ऑफिशियल्स ऑफ कनाडा के फेब 2023 के एंड तक हम अपने बैकलॉग को ऑलमोस्ट ख़त्म कर लेंगे, जो इस वक्त तक ना ख़त्म हुआ है ना इतना जल्दी ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। बिकॉज़ ये जो न्यूज़ है बैकलॉग की, ये बहुत क्यूरियोसिटी की न्यूज़ है उन लोगों के लिए जिनकी एप्लीकेशंस बहुत टाइम से सबमिटेड हैं और दे आर स्टिल वेटिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम फॉर द रिज़ल्ट्स ऑफ देयर एप्लीकेशंस। ऑफ कोर्स आपने एक बहुत टाइम हो चुका है, ना आर हो रहे हैं ना पार हो रहे हैं, तो स्टिल वेट होता है कि आपकी एप्लीकेशन का क्या रिज़ल्ट है। बट इस बार भी फेब के एंड में तो कमिटमेंट पूरी नहीं हुई। मार्च के ऑलमोस्ट हम मिड तक आ चुके हैं और स्टिल अभी तक बैकलॉग जो है वो कम नहीं हुआ और इतना जल्दी कम होता हुआ नज़र भी नहीं आ रहा। जबकि दूसरी तरफ सूरत हाल न्यू एप्लीकेशंस की ये है कि उनका रिज़ल्ट बहुत जल्दी देखने को मिल रहा है। लाइक जो एप्लीकेशंस जैन में आ रही हैं, फेब में सबमिट हो रही हैं, तो उनका मोस्ट प्रोबेबली यू कैन सी द रिज़ल्ट विद इन 4 वीक्स, 5 वीक्स, 6 वीक्स। और कुछ अनफॉर्चुनेट रिज़ल्ट्स भी होते हैं, लाइक अनएक्सपेक्टेड टाइम में भी आ रहे हैं, जैसे 10 दिन में भी रिप्लाइज़ आ रहे हैं, 4 दिन में भी आ रहे हैं, 15 दिन में भी आ रहे हैं। तो नई एप्लीकेशंस का इन अ नटशेल जो रिज़ल्ट है वो जल्दी देखने को मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू द ओल्ड एप्लीकेशंस जो बैकलॉग के चक्कर में फंसी हुई हैं और बहुत मुश्किल से वो बैकलॉग फ़िल्टर आउट हो रहा है और बहुत स्लोली उसके रिज़ल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। सो जो पुराने एप्लीकेंट्स हैं जिनकी एप्लीकेशंस पुरानी सबमिटेड हैं, व्हाट आई अज्यूम इज़ दे स्टिल हैव टू वेट अ लिटिल बिट। हौसला रखें, अब तक हौसला किया, थोड़ा और हौसला कीजिए, इंशाल्लाह रिज़ल्ट आ जाएगा। क्या आएगा इसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल यू हैव टू वेट। अब बात करते हैं हम अपने टॉपिक नंबर 2 के बारे में, विच इज़ प्रायोरिटी एप्लीकेशंस। रिसेंटली एक ऑफिशियल न्यूज़ कैनेडियन IRCC की तरफ से आई है कि इस वक्त जो कैनेडियन गवर्नमेंट है उसकी जो प्रायोरिटी है वीज़ा एप्लीकेशंस की, वो टर्किश और सीरियन एप्लीकेशंस की है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रिसेंटली एक अर्थक्वेक की वजह से बहुत बड़ा डिज़ास्टर हुआ साउथ वेस्ट ऑफ टर्की में और साथ सीरिया में, और हज़ारों लोगों की कैजुअलिटीज़ उसमें हुई हैं। सो कनाडा, जैसे कि आप जानते हैं, हमेशा से मशहूर है ह्यूमन राइट्स के मामले में, सोशल राइट्स के मामले में। तो जैसे कि यूक्रेन के मामले में उसने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया लोगों को प्रायोरिटी देने के लिए, अफ़गानिस्तान के टाइम पर बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया उन लोगों को प्रायोरिटी देने के लिए। इस बार भी कनाडा इज़ अगेन ऑन द फ्रंट लाइन और टर्किश और सीरियन जो इफेक्टीज़ हैं अर्थक्वेक के, उनकी जो एप्लीकेशंस पड़ी हैं या आ रही हैं दिनों में, तो कैनेडियन ऑफिशियल ने ये अनाउंस किया है कि वो इस वक्त जो प्रायोरिटी देंगे अपने पास एप्लीकेशंस में से, वो टर्की एंड सीरिया के एप्लीकेंट्स को प्रायोरिटी देंगे। और इवन कि उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि उनकी कोई फ़ी चार्जेस भी नहीं होंगे। दे आर नॉट गोइंग टू चार्ज एनी फ़ी फ्रॉम एनी ऑफ दीज 2 कंट्रीज़ एप्लीकेंट्स। तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी मुतासरीन में से हैं, इफेक्टीज़ में से हैं, और उनको प्रायोरिटी पे भी रखा जा रहा है ताकि वो लोग एक डिज़ास्टर से गुज़रे हैं और उनकी फ़ाइनेंशियल इकनॉमिकल सिचुएशंस अगर डिस्टर्ब हैं तो उन्हें कनाडा जैसे कंट्री में जाकर एक साई ऑफ रिलीफ मिले और उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ डिस्टर्ब हुआ है वो दोबारा से मेंटेन हो सके। सो इससे नज़र ये आ रहा है कि जो बैकलॉग की कमिटमेंट थी बाकी
वर्ल्ड वाइड एप्लीकेशंस की कि फेब के अंदर उस बैकलॉग को हम ख़त्म करेंगे। मार्च मिड में आकर अब तक ख़त्म नहीं हुआ और अब प्रायोरिटी एप्लीकेशंस जो अनाउंसमेंट की गई है उसके मुताबिक सीरियन एंड टर्किश एप्लीकेंट्स की है। तो इसका मतलब कि जो बैकलॉग है जिसको हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इन अ वेरी नियर फ्यूचर उसको ख़त्म हो जाना चाहिए, तो वो हमें इतना नज़दीक ख़त्म होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो वो हमें थोड़ा और आगे जाता हुआ नज़र आ रहा है। इस चीज़ को आप लोगों को समझना चाहिए, ग्राउंड रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। एंड आवर टॉपिक नंबर 3 इज़ वीज़ा रेशो। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में बहुत सारे डाउट्स हैं लोगों को, बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं लोगों को। और दिन में अगर मुझसे कोई 50 सवाल करता है तो 45 जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस बारे में होते हैं कि सर इस वक्त वीज़ा रेशो क्या जा रही है, रिज़ल्ट्स कैसे आ रहे हैं, ट्रेंड पॉजिटिव जा रहा है या नेगेटिव जा रहा है। तो इस बारे में मैं आपको जो मेरी अपनी एजम्पशंस हैं, मेरा अपना जो 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक जो मैं इस वक्त देख रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ, ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ और प्रैक्टिकली जो मेरे सामने आ रहा है वो एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, हकीकत ये है कि सोशल मीडिया पे डिफरेंट फेसबुक पेजेस पर, डिफरेंट अदर प्लेटफॉर्म्स पे, यूट्यूब्स पे आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं जो बड़ी मनादी कर रहे हैं, आवाज़ें लगा रहे हैं और जनाब ऐलान कर रहे हैं कि जी कनाडा सखी हो गया, कनाडा ने वीज़े बांटने शुरू कर दिए, कनाडा वीज़े बांटता जा रहा है, बहुत ज़्यादा वीज़े बांट रहा है, इतने वीज़े आज तक नहीं दिए जितने अब दे रहा है। लेट मी टेल यू इन अ क्लियर वर्ड्स, इट्स ऑल रबिश। रबिश इस तरह कि मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि कनाडा वीज़े नहीं दे रहा, वीज़े दे रहा है, लेकिन जब हम रेशो की बात करते हैं तो रेशो में एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज ये होता है कि दो दुकानदार हैं, एक दुकानदार के पास महीने के 100 कस्टमर्स आ रहे हैं और उसकी अच्छी डीलिंग की वजह से, अच्छे रेट्स की वजह से, अच्छी प्रोडक्ट क्वालिटी की वजह से 80 क्लाइंट्स रिटेन हो जाते हैं जो अगले महीने भी उसके ग्राहक बन रहे हैं, उसके कस्टमर्स हैं। दूसरे दुकानदार के पास महीने में 1000 कस्टमर्स आते हैं, उसकी पुअर प्रोडक्ट क्वालिटी की वजह से, उसके रेट्स की वजह से, उसके बैड बिहेवियर की वजह से 100 कस्टमर्स अगले महीने उसके साथ रिटेन होते हैं। उन 1000 में से 100 कस्टमर्स कंटिन्यू होते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि इन पहले और दूसरे दुकानदार में किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है? पहला वो जिसके पास फर्स्ट मंथ में 100 कस्टमर्स आए, उसने 80 को रिटेन किया अपने अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से, और दूसरे दुकानदार के पास जिसके पास 1000 कस्टमर्स आए लेकिन उसने 100 को रिटेन किया, 900 को भगा दिया अपनी बैड परफॉर्मेंस की वजह से। तो इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ एवरेज। यहाँ 80 या 100 नहीं देखा जाएगा, यहाँ ये देखा जाएगा कि 100 में से 80 है और 1000 में से 100 है। सो दिस इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ एवरेज। तो आपको ये एग्जाम्पल समझाने का मकसद ये है कि जैसा मैंने पहले कहा कि यस, कैनेडियन इमिग्रेशन और IRCC वीज़ा दे रही है, लेकिन आपको बताने वाले ये हकीकत नहीं बताते कि अगर 10 दिन में वो आपसे अपनी एक सक्सेस स्टोरी शेयर कर रहे हैं तो वो सक्सेस स्टोरी 100 लोगों की डेथ के ऊपर, मीन्स 100 लोगों की एप्लीकेशंस के रिजेक्शंस के ऊपर, रिफ्यूज़ल्स के ऊपर, उनका पैसा वेस्ट, उनके टाइम, उनका मनी वेस्ट के ऊपर, अगर 100 एप्लीकेशंस रिजेक्ट होने के बाद एक अप्रूवल आई है, एक सक्सेस स्टोरी आई है, तो ये सक्सेस स्टोरी कुछ भी नहीं है, ये फजूल है, इट्स रबिश, ये झूठ है, फ्रॉड है। क्यों? कि वो उस एक की सक्सेस स्टोरी शेयर कर रहे हैं जिस एक को वीज़ा ग्रांट हुआ है, लेकिन वो 99 का फेलियर स्टोरी आपसे शेयर नहीं कर रहे जिनका पैसा और टाइम बर्बाद किया गया। तो जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑल्सो गेटिंग दी वेरी पॉजिटिव रिप्लाईज, वी आर ऑल्सो गेटिंग दी वीज़ा अप्रूवल्स फ्रॉम ऑल द कंट्रीज़ वी आर डीलिंग इन, लेकिन दिल मुतमिन नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा दिल मुतमिन नहीं है। क्यों? कि जहाँ पर अगर हम 10 एप्लीकेशन सबमिट कराते थे, अगर हमें 3 या 4 अप्रूवल आती थी, 5 या 6 रिफ्यूज़ल्स होते थे, इस वक्त 50% से ज़्यादा जो है रिजेक्शंस आ रही हैं और उससे कम की अप्रूवल्स आ रही हैं। सो दिल मुतमिन ही नहीं है, दिल नहीं चाहता कि सक्सेस स्टोरीज शेयर करना, वरना इट्स नॉट अ बिग डील कि आप जनाब 5 मिनट के लिए किसी को बिठाएं और इंटरव्यू करवा दें या अपनी लैपटॉप की स्क्रीन खोल के उसके ऊपर कहानियाँ दिखानी शुरू कर दें। आई कैन डू दैट अल्हम्दुलिल्लाह। नियर फ्यूचर में मैं आपको एक ऐसी स्टोरी आपसे शेयर करने वाला हूँ और आई बेट यू गाइस, मैं आप लोगों से गारंटी करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो देख के बहुत मज़ा आएगा, इतना मज़ा आएगा कि मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि आज तक आपने ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो नहीं देखी होगी। सो उस वीडियो से आपको बहुत कुछ समझ आएगा कि मार्केट में मासूम लोगों के साथ हो क्या रहा है। सो काइंडली मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि हकीकत को डेप्थ में जाकर समझा कीजिए।
वक्ती दिखावे और मेकअप को आप फॉलो ना किया कीजिए, उस पर ट्रस्ट ना किया कीजिए। सो इस वक्त जो वीज़ा रेशो है वो अच्छी नहीं है एज़ कम्पेयर टू द गुड डेज़। अच्छी क्यों नहीं है, मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ। देखें, एक लेमैन बंदा समझ सकता है, फॉर द सेक ऑफ बिजनेस मैं चलाना शुरू कर दूँ, बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छे वीज़े लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, एम्बेसी पाकिस्तान में आ गई है कनाडा की, तो वीज़े भाई यार आप लोग समझदार हैं, बेवकूफ़ तो नहीं है। एम्बेसी पहले भी थी, सिर्फ वीज़ा प्रोसेसिंग यहाँ पर बंद हुई थी जो अबू धाबी में हो रही थी। ठीक है जी, मुझसे बेहतर इस बात को कोई नहीं जानता, बिकॉज आई वॉज बॉर्न इन अबू धाबी, मेरी सारी ज़िंदगी बाहर गुजरी है। आई हैव स्पेंट माई होल लाइफ इन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड UK। सो मैं सारे लॉज को बहुत बेहतर जानता हूँ। सो ये जो मिथ बनी हुई है कि पाकिस्तान में वीज़ा ऑफिसर्स आ गए हैं और वीज़ा प्रोसेसिंग शुरू हो गई है तो आप वीज़े बांटने शुरू कर दिए हैं, बिकॉज मैं इस टॉपिक पे आज इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सारा दिन ये वाले सवालात को फेस करना पड़ता है कि वीज़ा रेशो बहुत अच्छी हो गई है, बट रहे हैं जी वीज़े, बट रहे हैं वीज़े पाकिस्तान में, अब तो एम्बेसी सर आ गई है, अब तो वीज़े बांटने शुरू कर दिए। भाई पाकिस्तान में एम्बेसी जैसे मैंने अभी बताया कि पहले से थी, वीज़ा ऑफिसर्स ने वीज़ा प्रोसेसिंग यहाँ पे स्टार्ट की है, वही कैनेडियन एम्बेसी के रूल्स चल रहे हैं, वही इंस्ट्रक्शंस फॉलो हो रहे हैं, वही स्ट्रैटेजीज़ को ये लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, चाहे यहाँ पर वीज़ा ऑफिसर्स पाकिस्तानी हों या गोरे बैठे हों। तो यहाँ पर आने से क्या मतलब है कि वो बांटने शुरू कर देंगे, उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ चेंज हो गई हैं। देखिए ये तो एक बात एक कॉमन एक लेमैन को भी समझ आती है। सो काइंडली मेरा मकसद इस टॉपिक पे थोड़ी लंबी बात करने का सिर्फ ये है कि वीज़ा रेशो के हवाले से बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, रॉन्ग स्टेप्स और रॉन्ग डिसीजंस ले लेते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि वीज़ा रेशो इस वक्त बेहतर नहीं है, क्यों नहीं है उसकी एग्जांपल मैं आपको देना चाह रहा था। एक सादी एग्जांपल उसकी ये है कि लेट सपोज एक काम है जो 1 घंटे में होगा बमुश्किल, मैं आपको ये कहूँ कि जी आपके पास सिर्फ 5 मिनट है और आपने ये पूरा काम 1 घंटे वाले 5 मिनट में करना है, मुझे बताइए आप कैसे करेंगे? आप क्या बहुत बेहतर तरीके से करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे, देखभाल के उसको टटोल के अच्छी तरीके से उसको ओवरव्यू करके उस तरह करेंगे, या 5 मिनट में अगर आपने ख़त्म करना है तो आप कैसे ख़त्म करेंगे? तो मेरे ख्याल में इस एग्जाम्पल से आपको बात समझ आ गई होगी कि जहाँ पर 2 मिलियन का बैकलॉग पड़ा हुआ है और कंटिन्यूसली डेली बेसिस पर हज़ारों लाखों की तादाद में एप्लीकेशंस ऐड हो रही हैं, उस सूरत में वीज़ा ऑफिसर्स वही हैं जिनको चंद पिछले दिनों में नंबर्स को बढ़ाया गया, लेकिन वो इतने नहीं बढ़े जो लाखों और मिलियंस को फेस कर सके प्रॉपर तरीके से। तो क्या आप मुझे ये बताइए कि जब शॉर्ट टाइम के अंदर ज़्यादा काम आपने करना है, क्या वो प्रॉपर तरीके से होगा? इसी वजह से पिछले दिनों में काफ़ी टाइम से हम एक नई टर्म सुन रहे हैं, ऑटो रिजेक्शन की। और लेट मी टेल यू द रियलिटी, इट्स रियलिटी, ये हकीकत है। ऑटो रिजेक्शन क्या है? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम बना दिया गया होता है कंप्यूटर में, जिसके अंदर उसको बेसिक क्वेश्चंस फीड कर दिए जाते हैं। आपकी जब एप्लीकेशन जाती है वो उन क्वेश्चंस को रीड आउट करता है, एक एनालिसिस बनाता है और उसके मुताबिक वो ये देखता है कि जी वीज़ा इसको ग्रांट होगा नहीं होगा। कई बार वो पास ऑन होकर किसी वीज़ा ऑफिसर के पास चला जाता है जिस पर एक ओपिनियन बने हुए पर यस या नो की एक स्टैंप होती है, एक वीज़ा ऑफिसर ने लगानी है हाँ या ना करके, या सिस्टम कई मरतबा खुद ही ऑटो रिजेक्ट कर रहा है या ऑटो उसको एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन मोस्टली इस सिस्टम की वजह से ऐसे ऐसे रिफ्यूज़ल देखने में आ रहे हैं जो आज तक मैंने अपने एक्सपीरियंस में नहीं देखे। यानी एक ऐसा क्लाइंट जो 4 बार कनाडा से होकर आ चुका हुआ है, एक ऐसा क्लाइंट जिसकी करोड़ों में फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो हो रही है, उसको रीज़न ये आ रहा है कि जी हम आपके स्टेटस से मुतमईन नहीं हैं जी, आप वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे। अरे भाई 4-5 बार पहले जाके वापस आ चुका है। तो ये सब ड्रामे हैं, ये सब फ्रॉड हैं। पिछले दिनों में एक नाम मैं नहीं लूँगा, एक बड़े फेमस यूट्यूबर हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी एक वीडियो डाली थी और उसके अंदर वो कुछ कंसल्टेंट्स को नाम नहीं ले रहे थे लेकिन बता रहे थे कि आजकल बड़े ही एक हवा चलाई है कुछ लोगों ने फ्रेश पासपोर्ट पे और क्या जी विदाउट बैंक स्टेटमेंट कनाडा वीज़ा दे रहा है जी, फ़लाँ साहब को मिल गया, फ़लाँ साहब को मिल गया, फ़लाँ साहब को मिल गया। आप लोग मेरे सामने नहीं है, अगर आप मेरे सामने ये कोई सेमिनार की सिचुएशन होती, लाखों लोग बैठे होते, मैं भी यहीं पे आपसे पोलिंग करा लेता, वोट करा लेता कि कितने लोग हाथ उठाते हैं कि कनाडा जैसा कंट्री विदाउट बैंक स्टेटमेंट या बिल्कुल एवरेज बैंक स्टेटमेंट पे और विदाउट ट्रैवलिंग हिस्ट्री आपको ग्रांट कर देगा कैनेडियन विजिट वीज़ा। मतलब डोंट यू थिंक कि कितनी बकवास बात है ये, कितनी फजूल बात है ये, आवाम को, मासूम लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बात है ये।
और यकीन माने कई लोग इस वक्त ये कर रहे हैं। आई डोंट वांट टू मेंशन दी नेम बिकॉज मुनासिब नहीं है, लेकिन जिस जिस शख्स से कोई ऐसा बंदा डील कर रहा है, ट्रीट कर रहा है, तो प्लीज़ बी केयरफुल। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, आप लोग सब समझदार हैं, पैसा बड़ा मुश्किल कमाया जाता है, बी केयरफुल। हलाल की कमाई है, उसे देख सोच समझ के आप इस्तेमाल कीजिए, स्पेंड कीजिए। तो मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है भाई, टर्की जैसा कंट्री, जैसे मैं कहता हूँ, जो ना 3 में है ना 13 में है, 5-7 लाख की बैंक स्टेटमेंट से कम हो तो भाई वो रिजेक्ट कर देता है। आप बात कर रहे हैं कनाडा की, तुक्का देखें, तुक्का दुनिया में कहीं भी लग सकता है। हाँ, आपका कहीं आपने 500 एप्लीकेशन जमा कराई, बीच में एक बंदे की लक इस तरह गलती से आ गया और वो ऑटो इंटेलिजेंस सिस्टम ने कहीं गलत रीड किया और उसने उसको वीज़ा ग्रांट कर दिया, तो भाई आप ये मत समझे ना कि ये फार्मूला हर एक पे इंप्लीमेंट हो रहा है। या जैसे मैंने आपको बताया कि यूजुअली फेसबुक पे, यूट्यूब पे आगे पीछे जो सक्सेस स्टोरीज लग रही हैं, 99% तो भाई फेक होती हैं। दावे सब कर रहे होते हैं, ये सच है, वो सच है, ये सच है, वो सच है। यार मैं अपने एक दोस्त को यहाँ ला के बिठा दूँ और उसके हाथ में मैं अपना पासपोर्ट दे दूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पासपोर्ट पे आप यू नेम एनी बिग कंट्री, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह सबके वीज़े लगे हुए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरी ज़िंदगी बाहर गुजरी है, तो मैं ऑलमोस्ट आधी दुनिया से ज़्यादा घुमा हुआ हूँ। तो मैं पासपोर्ट दिखा दूँ दूर से, इतना दूर से मैं दिखाऊँ, आपको क्या नज़र आएगा? ना नज़र आएगा। और उसके बाद मैं स्क्रीन पे जब ले आऊँ तो आप मुझे दुनिया का कोई पासपोर्ट दे, वीज़ा दे, मैं एडिट करके आपको दिखाता हूँ कि उस पर कोई भी नाम चेंज कैसे किया जा सकता है। ये मार्केट में बैठे ये कोई भी कंप्यूटर वाले, कोई भी एडिटिंग वाले 2 मिनट में इसको कर सकते हैं। सो टॉपिक नंबर 3 हमारा बहुत लेंथी हो गया है, क्योंकि ये टॉपिक मेरे नज़दीक बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इसकी वजह से बहुत लोग नुकसान फेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं और बहुत सारी फेक जो चीज़ें हैं और फेक जो स्टोरीज़ हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। तो काइंडली एट दी एंड बी केयरफुल, ठीक है जी। बिकॉज ये बात सिर्फ आपके पैसे या टाइम ज़ाया होने की नहीं है। जब आप किसी फेक कंसल्टेंट या एजेंट के पास जाते हैं जो आपको अपनी झूठी स्टोरियाँ सुनाकर अट्रैक्ट कर लेता है, आप उसके पास जाके अपना केस सबमिट करवा देते हैं। अगर वो ऑथेंटिक कंसल्टेंट नहीं है, ना सिर्फ आपका पैसा सिर्फ वेस्ट होगा, ना सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा, बल्कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि आपके एप्लीकेशन पर, आपके केस पर बैन लग सकता है। आपका रिफ्यूज़ल सिंपल आया तो यू हैव अ राइट टू अपील कि आप दोबारा से अच्छी फाइल बनाएं और दोबारा से आप अप्लाई करें एंड यू मे हैव अ चांस टू गेट द वीज़ा अगेन। बट अगर आपका बैन लग जाता है तो 5 ईयर्स 10 ईयर्स जितने अरसे के लिए वीज़ा ऑफिसर आपका बैन लगा रहा है, तो बैन के बाद आप ये समझ लें कि आपने उतनी मुद्दत के लिए अपने वो डोर्स उस कंट्री के लिए बंद कर दिए हैं। अब आप दुनिया के टॉप कंसल्टेंट के पास भी चले जाएं तो अब आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सो काइंडली ये बात सिर्फ पैसे या टाइम वेस्ट होने की नहीं है, ये आपका बैन भी लग सकता है। सो काइंडली बी केयरफुल। बार बार मैं ये कह रहा हूँ, बी केयरफुल, बी केयरफुल, बिकॉज आई डोंट नो, टुडे आई एम वेरी मच सीरियस अबाउट दिस टॉपिक। आते हैं अपने 4th टॉपिक की तरफ। 4th टॉपिक इज़ व्हाट टू डू इन दिस सिचुएशन। अब अगर सिचुएशन ऐसी जा रही है जिसमें हमें ये समझ आ रहा है कि इस वक्त कैनेडियन गवर्नमेंट जो है वो बैकलॉग के एक साइक्लोन में फंसी हुई है और उस गर्दाब से वो बाहर ही नहीं आ पा रही, और इस गर्दाब का हिस्सा बनने के लिए अगर आप अपने आप को भी अंदर घुसाते हैं तो आई डोंट नो वेयर यू विल एंड अप, आप कहाँ निकलेंगे और क्या रिज़ल्ट होगा। सो मेरा सजेशन ये है कि व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्च के एंड तक बैकलॉग का कुछ हिस्सा बेहतर तरीके से क्लियर हो सकता है, और जो लोग इंटरेस्टेड हैं अपनी एप्लीकेशंस न्यूली सबमिट कराने के लिए, वो अपनी एप्लीकेशंस पर काम करना शुरू कर दें। अपनी फ़ाइल की प्रिपरेशन के लिए, अपनी डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करने के लिए उस पर काम शुरू कर दें। और व्हेन यू फील एंड व्हेन यू रियलाइज़ फ्रॉम एनी ऑथेंटिक सोर्स कि नाउ इट इज़ अ राइट टाइम टू सबमिट द एप्लीकेशन, और राइट टाइम क्या होगा, अगेन मैं आपको पीछे पॉइंट नंबर 3 में बता चुका हूँ कि उसका बेस्ट टाइम यही होगा कि जब आप ये फील करते हैं कि जी इस वक्त बैकलॉग का बर्डन इतना नहीं है आरसीसी के ऊपर, जिस बर्डन की वजह से ऑटो रिजेक्शंस और बड़े अजीबोगरीब डिसीजंस हो रहे थे। तो आप जब समझते हैं कि दिस इज़ द राइट टाइम, देन आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कीजिए एंड इंशाल्लाह होपफुली यू विल गेट द राइट आंसर। मैं यस या नो आंसर नहीं बता रहा हूँ, राइट आंसर। राइट आंसर का मतलब ये है कि जैसी आपकी फ़ाइल होगी, जैसा आपका प्रोफाइल होगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको रिप्लाई आ रहा होगा। क्योंकि इस वक्त तो ये सिचुएशन नहीं है, इस वक्त तो सवाल क्या है, जवाब क्या है,
और एप्लीकेशन क्या कह रही है, आपके डॉक्यूमेंट्स क्या कह रहे हैं और वीज़ा ऑफिसर का जवाब क्या कह रहा है, तो दोनों चीज़ें मैच ही नहीं कर रही। मतलब एक नॉर्मल एक लेमैन भी जिसका वीज़ा कंसल्टेंसी से या वीज़ा प्रोसेस से कोई ताल्लुक नहीं है, वो भी दोनों चीज़ों को आमने सामने रखे तो कह सकता है कि भाई ये किसी बंदे ने इस एप्लीकेशन को देखा नहीं है, डिसाइड करने वाला कोई और है और ये पढ़ने वाला कोई और है। सो दिस इज़ अ सिचुएशन गोइंग ऑन एंड दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। हाँ, आप एस्पिरेंट हैं पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए, इफ स्पेसिफिकली इट्स नॉट कनाडा, देयर आर सो मेनी अदर ऑप्शंस। यस, यूके इज़ गोइंग वेल, बैकलॉग के चक्कर में इस वक्त यूके नहीं है। ऑस्ट्रेलिया इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन दीज डेज, आप बिल्कुल उसके लिए अप्लाई कीजिए। शेंजन के अंदर देयर आर अदर मैनी कंट्रीज़ लाइक नीदरलैंड है, फिनलैंड है, स्पेन है, जर्मनी है, फ्रांस है, ये वो कंट्रीज़ हैं। तो स्पेसिफिकली जो ये आज की वीडियो है ये उन लोगों के बारे में है जो कैनेडियन वीज़ा एस्पिरेंट्स हैं, तो उनकी क्या सिचुएशन चल रही है और उन्हें आगे क्या करना चाहिए, हमने उस पर बात की। लेकिन अगर आपका एजेंडा, आपका पर्पज़ है सिर्फ टू मूव आउट फ्रॉम द पाकिस्तान, तो आप इस वक्त, इस मौजूदा वक्त में बाकी अदर ऑप्शंस को भी सोच सकते हैं। एंड वेर एवर यू फील आवर हेल्प एंड आवर कंसल्टेंसी, वी आर देयर टू हेल्प यू आउट एनी टाइम इंशाल्लाह। और आपने हमारे इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को जैसे आप अपने लिए इम्पोर्टेंट समझ रहे हैं, आप इसे मज़ीद जितना शेयर कर सकते हैं कीजिए, ताकि ये वीडियो और किसी के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकती है और इससे किसी को बेस्ट गाइडेंस मिल सकती है और किसी फ्रॉड से हो सकता है आपकी वजह से कोई शख्स बच जाए और आपके लिए भी ये बेहतर हो, हमारे लिए भी बेहतर हो।